डियर स्टूडेंट्स, आज हम ई क्लास का फिर से चौथा पार्ट सीई 201 एमई 201 का फर्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं। हम जो थ्योरी का पार्ट है स्ट्रेस और स्ट्रेन और इलास्टिक कांस्टेंट्स, इनको समझ रहे हैं, क्योंकि पूरा सोम स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलास्टिक कांस्टेंट इन्हीं पर आधारित हर चैप्टर है। इनको ठीक से समझना आवश्यक है। तो हमने इलास्टिक कांस्टेंट्स क्या होते हैं देख लिए हैं, और स्ट्रेस स्ट्रेन का रिलेशनशिप और लंबाई में वृद्धि डेल्टा, इनके कुछ सवाल किए हैं। आगे अभी हम फिर और नेक्स्ट सवाल कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हम एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। इससे समझते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन के रिलेशनशिप को समझते हैं। एक कंपोजिट सेक्शन दिया हुआ है और उसका अलग अलग लंबाइयां हैं और क्षेत्रफल भी अलग अलग है। कैसा है, सवाल देख लेते हैं पहले। ये छड़, इसका सेक्शन शुरुआत में कम है, फिर इसका सेक्शन ज्यादा है, मतलब डायामीटर ज्यादा है। ये गोल छड़ है, उसको सामने से देख रहे हैं हम। तो क्योंकि ये भिन्न भिन्न सेक्शन की बनी हुई है, इसलिए इसको कंपोजिट सेक्शन कहते हैं। संयुक्त छड़ है ना। तो ये इसको हम ऐसा मानते हैं कि सीधा है ना। अब इसमें बल लग रहे हैं। देखिए, बल बहुत ही अंदर आंतरिक बल भी दे रखे हैं, और बल का जो बल है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब एक से अधिक बल लग रहे हैं। कितने कितने हैं ये बता देता हूँ मैं, सवाल आपको पूरा समझाऊंगा। 130 किलोमीटर। तो ये एक गोलाकार छड़ है, लेकिन उसका सभी जगह पर जो सेक्शन है वो अलग अलग है। इसको आप अपने मोबाइल में स्क्वीज ऐसे जेस्टर से इसको जूम भी कर सकते हैं देखने के लिए। तो आप इसको जूम करके देख लीजिएगा, अगर ये छोटा लिखना दिख नहीं रहा है तो। 450 किलोन्यूटन है। तो इस तरह से ये बल लगे हुए हैं, और यहाँ पर इनका एरिया दे रखा है जिसको हम A1 कहेंगे। ये A1 है 625 स्क्वायर mm। यहाँ तक इसका एरिया 2500। इसका एरिया 900 mm, 1250 mm स्क्वायर। ये मैंने जो लिखे हैं, अभी इनका व्यास नहीं है, और डायरेक्ट हमें क्षेत्रफल दे रखा है। ये लंबाइयां हैं। दो 270 लंबी एक इस्पात की छड़ है। 270 सेंटीमीटर हो गया ये।
27 सेंटीमीटर हो गया, सॉरी 270 सेंटीमीटर हो गया, 120 सेंटीमीटर प्लस 60 सेंटीमीटर प्लस 90 सेंटीमीटर, तो ये 270 सेंटीमीटर इसने जो कहा है वो अपन लिख देते हैं एक बार। ये बोल रहा है कि ये 270 सेंटीमीटर। इतनी लंबी छड़ में चित्रानुसार बल लगे हुए हैं। यदि छड़ के पदार्थ का यंग मापांक ई, अब इसमें किलो न्यूटन और एमएम का सवाल है, और बहुत अच्छा है कि ऐसा यूनिट में दिया हुआ है, तो इसका ई है 2.1 इंटू, ये गलत किलोग्राम में देख रहे, 2.0 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये होता है ना, ये होता है इतना। तो हमें पता है, इसलिए हमने चेक कर लिया कि जो दिया हुआ है वो उचित सीमा में है, सही है। छड़ की लंबाई में कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब हमें टोटल एलोंगेशन निकालना है, कुल परिवर्तन वही हो गया। पहले मैं आपको सूत्र डिस्कस कर लेता हूं। सूत्र हमने कल बात किया था कि इस केस में जो सूत्र है, क्योंकि भिन्न भिन्न सेक्शन है और इस बार बल भी भिन्न भिन्न है ना, तो भिन्न भिन्न बल के केस में टोटल डेल्टा बराबर इस पूरी छड़ का जो लंबाई में वृद्धि है या कमी है वो है डेल्टा, वो बराबर होगी डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। मतलब अलग अलग खंडों पर बल लगाया जाए और उनकी जो लंबाई में वृद्धि या कमी होगी उनको जोड़ दिया जाए, उसके बराबर होगी कुल लंबाई में परिवर्तन का मान। तो ये क्या होता है, सूत्र जो हमने कल देखा था वो देख लेते हैं। PL अपॉन A, क्योंकि ये 3 भाग है, ठीक है। इनमें देखिए P क्या है, इस सेक्शन पे लगने वाला बल है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, हमें बल निकालना इसका। ये एक जो इसमें समझना है अभी मैं बता रहा हूँ। L लंबाइयां दे रखी है सीधे से, कोई दिक्कत नहीं, उसके L1 L2 L3 अलग अलग है सेक्शन की, वो अपन लिख लेंगे। फिर है A1 A2 A3 3 सेक्शन का तीनों एरिया दिया हुआ है, और चौथा है E, क्योंकि एक ही पदार्थ से बना हुआ है, E सेम है। अब मैं आपको बता देता हूं इन तीनों खंडों का बल कैसे कैलकुलेट करना है, P1 P2 या P3। तो हम पहला वाला खंड लेते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि इस साइड में बल लग रहा है 45 किलो न्यूटन, और हमें पता है कि हम पढ़ रहे हैं वो स्टैटिक्स है, तो स्टैटिक्स में सभी बल की साम्यावस्था होगी, तो इधर हो जाएगा 45 किलो न्यूटन बल, और ये हो गया आपका टेंसाइल फोर्स। तो टेंसाइल है तो क्या मतलब हुआ कि इसकी लंबाई में वृद्धि करेगा, ये इस छड़ की भाग 1 के लंबाई में ये वृद्धि करेगा ये बल, ठीक है। ये आपका पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, और ये तीसरा भाग है। अब अगर इसकी साम्यावस्था से बल निकालना हो तो हम क्या देखेंगे, देखिए ये है लेफ्ट फेस आपका, लेफ्ट फेस के लेफ्ट में एक ही बल है 45, वो भी तनावी मतलब प्लस का। अब इधर देखते हैं राइट फेस के राइट में कितना बल है, ध्यान से देखिए आप, वो है एक तो प्लस का तनावी लग रहा है 365, दूसरा लग रहा है ये वाला बल 44 वाला, इस पे कैसे लगेगा, ये इस पे इस दिशा में लग रहा है जो इसको कंप्रेस कर रहा है, इसलिए माइनस हो जाएगा 450। और ये जो तल है
ये वाला छोटे वाले का राइट, इस पहले वाले भाग का जो राइट सेक्शन है, जहां पे राइट लिखा है हमने, उसके राइट में एक बल और है 130, वो इस पे तनावी की तरह कार्य कर रहा है। तो ये कुल हो गया 495 माइनस 450, मतलब कि प्लस का 45 बचा है, जो कि टेंसाइल है। और हमने पहले ही कह दिया कि ये बल आना है, ये इसकी साम्यावस्था से आया था और ये हमने इसको निकाल भी दिया। अब हम बात करते हैं दूसरे भाग की। तो क्या होता है, इसको तरीका ये होता है कि इन भाग के अलग अलग आपने बना दिए फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बना दिया आपने? फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया इनका, और इन पर आपने बलों की गणना कर ली। ये लेफ्ट फेस है बीच वाले भाग का, ये राइट फेस है, ये दूसरा वाला है, ये पहला है। तो देखिए इसमें इस फेस पर लग रहा है प्लस का 45, इस फेस के लेफ्ट साइड में है, प्लस इस जगह पर ऐसे एक बल लग रहा है, तो वो इस फेस को कंप्रेस कर रहा है, वो 365 है इस तल पर। अब इस राइट वाले तल की बात कीजिए, इस राइट वाले पर इधर लग रहा है प्लस का 130, और इसके अंदर एक लग रहा है जो इसको कंप्रेस कर रहा है, तो कंप्रेस कर रहा है इसलिए माइनस का 450। तो इनकी गणना करोगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का 320, और यहाँ पर भी आएगा 320 किलो न्यूटन। और क्या है ये कंप्रेसिव है, ये ध्यान रखना है कि जो बल है वो कंप्रेसिव है। आपको यहाँ पे माइनस लिख देना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरा भाग। तो तीसरा भाग हम यहीं पर बना लेते हैं। तीसरे भाग का जो फ्री बॉडी डायग्राम है, और उसको मैंने आपको एक सरल तरीके से समझा दिया क्योंकि ये साम्यावस्था है। तो इसके राइट में 130 का तनावी लग रहा है, और दूसरे बल भी हमने चेक कर लिए हैं, तो इधर भी 130 हो जाएगा, 130 का टेंसाइल फोर्स आ जाएगा। अगर आप निकालना चाहो तो लेफ्ट फेस पे कैसे निकालोगे? तीसरे वाले भाग के लेफ्ट साइड में प्लस का 450 है, और उसको एक 365 भी उसके लेफ्ट साइड में है, तो वो लेकिन वो संपीड़न कर रहा है, तो माइनस का 365 हो जाएगा वो। और सबसे दूर वाला वो उसको खिंचाव बल दे रहा है, प्लस का 45। तो इनका कुल कितना हो गया बल? इसमें कुल हो गया है, पॉजिटिव वाला हो गया 495, और उसमें से 365 जाएगा माइनस का, तो बचा प्लस का 130 लेफ्ट साइड में। क्योंकि राइट साइड में तो देखते जाओ आप, इसको जूम कर लें स्क्रीन को, राइट साइड में तो 130 दिया हुआ है, तो लेफ्ट साइड में ही आना ही चाहिए, साम्यावस्था है। लेकिन हमने फिर भी निकाल के देख लिया, तो थर्ड वाला हो गया टेंसाइल फोर्स। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे फर्स्ट वाले से? वो हो जाएगा कि आपने क्या ऑब्जर्व किया है, आपने क्या कैलकुलेट किया है। आपने जो कैलकुलेट किया है वो ये किया कि P1 है हमारा, वो है प्लस का 45, और जो कि ऐसा लिख दो आप, टेंसाइल है, और इसके कारण से क्या होगी? वृद्धि होगी, ये आपने लिख दिया। और इसी तरह से हमने P2 निकाला सेकंड वाले डायग्राम से, वो आया है हमारा माइनस का 320, जो कि कंप्रेसिव है, और वो लंबाई में कमी करेगा, तो उसको माइनस में लेना पड़ेगा। और P3 आया है प्लस का 130, जो कि टेंसाइल है, और वो वृद्धि करेगा, ठीक है। तो अब हम इसके जो वैल्यू रख देते हैं, इसमें वैल्यू रख दीजिए आप। तो टोटल डेल्टा की वैल्यू रखिए आप, अब आपके पास सब कुछ आ गया है। देखिए P1 कितना है?
45 किलो न्यूटन है, तो हमने इसको 1000 कर दिया। सब कुछ न्यूटन mm में ले रहे हैं। L1 कितना है? पहले वाले का लंबाई है 1200, P हो गया, L हो गया। A कितना है? इसका 625 ऑलरेडी mm में दे रखा है, और E का मान है 2 × 10⁵ तो ये हो गया पहला भाग। दूसरा P2 कितना है? माइनस का है, तो आप चाहें तो यहीं पर माइनस लगा दीजिए, और 320 किलो न्यूटन का, किलो का हमने 1000 लगा दिया। आप तब तक इसको समझ लीजिए। देखिए ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये नोट्स भी मिल रहे हैं, आप समझ भी रहे हो, ये एग्जाम में आया हुआ है। PL, L2 कितना है? L2 है 600 डिवाइड बाई एरिया। सेकंड वाले का एरिया दे रखा है 2500, ज्यादा है। E वही है 2 × 10⁵ प्लस तीसरे वाले की बात करते हैं। तीसरे में 130 प्लस है, मतलब एक्सटेंशन है। किलो न्यूटन को न्यूटन में बदला मैंने, इसका एरिया ले लिया 1250 डिवाइड बाई PL हो गया एरिया। एरिया इसका 900 है, गलती लिख दिया, देखिए आप। P 130 है, L है 900, L 900 है, एरिया इसका 1250 है। ओ मारसा आ कार्याने क्लास चालू रही है, देखोगे ऑनलाइन क्लास मारसा। याद रखिए माइक म्यूट रहे सबके। तो इसको सॉल्व करने का एक और स्टेप है कि जो चीज कॉमन है उसको आप बाहर निकाल लीजिए। जो कॉमन है उसको आप कॉमन ले लीजिए। मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको कि डेल्टा में क्या कीजिए आप, एक तो ये न्यूटन में बनाया वो, और 2 × 10⁵ इसको आप कॉमन ले लो, और ये हो गया 45 डिवाइड बाई 625। ये 2 जीरो भी ले सकते थे आप, ये जो 2 जीरो है ना, ये भी आप ले सकते हैं। बाहर ले लिया, कोई बात नहीं, तो अंदर कैलकुलेशन सरल हो जाएगी। 320 1000 बाहर चला गया, 6 के 2 जीरो बाहर चले गए। आप लोग कैलकुलेटर लेके बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। और ये 2500 है, प्लस 130, 1000 बाहर चला गया, 900 के 2 जीरो चले गए तो 9 बचा, और ये 1250। तो इसको हम अगर कैलकुलेट कर देंगे, ये माइनस का ध्यान रखते हुए, तो आंसर आ जाएंगे mm में, है ना। आंसर आए हैं 0.516, और ये प्लस में आया है, इसका मतलब है कि ये वृद्धि कर रहा है। मैंने माइनस लिया, वृद्धि कर रहा है, और जिसको हम कहते हैं वृद्धि है, और पॉजिटिव भी लिख दिया, और इसको कहेंगे आप एलोंगेशन। क्या है ये आपका टोटल डेल्टा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने P के डिफरेंट मान, क्योंकि ये सवाल फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है,
ये अलग अलग पी दिया हुआ होता है, उसको सॉल्व करने का उसमें पी अलग होता है, तो ये बड़ा सवाल आता है, नंबर भी ज्यादा होते हैं इसके। ये डेल्टा का मान आ गया है हमारे पास। ठीक है, और ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सवाल हमने यहाँ पर सीख लिया। अभी आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप पूछिए, है ना। क्या किया हमने, पहली बात तो ये कि हमारे पास ये एक सूत्र है, वो सूत्र है डेल्टा बराबर पी एल अपॉन ए ई, है ना। तो ये सूत्र लगाया। अब 3 भाग थे, तो मैंने पहले ही बताया था डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3, और जब ये प्लस प्लस होता है तो ये P1 बराबर P2 बराबर P3 होता है। लेकिन इस केस में ये जो एक अलग अलग छड़ थी ऐसी लंबी छोटी अलग अलग जगह पर, इसमें बल भी अलग अलग दे रखे थे, यहाँ पर बल थे, यहाँ पर बल थे, यहाँ पर बल थे। तो इसमें P1 अलग हो गया, इसमें P2 अलग हो गया, इसमें P3 अलग हो गया। ये इस तरह का सवाल है, कंपोजिट सेक्शन। ठीक है, तो ये हम देख रहे थे। कितने लोग हैं, 4-5 लोग। तो प्रतिबल और विकृति, तो ये सवाल कैसा था, ये सवाल था डायरेक्ट स्ट्रेस का, कि किसी वस्तु पर सीधा प्रतिबल लग रहा है और उसके कारण जो विकृति आ रही है वो भी रेखीय विकृति आ रही है, बल की दिशा में आ रही है, केवल एक ही दिशा में विकृति है, तो वो हो गया रेखीय विकृति। और प्रतिबल भी, या जो बल लगा है, देखो बल और प्रतिबल एक ही बात है। अगर कुल बल लगाया है तो फोर्स दिया हुआ है, लेकिन हम उसमें जब सूत्र में लगाते हैं तो एकांक सतह पर कितना लग रहा है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब हम क्या करते हैं P डिवाइड बाई A कर लेते हैं, तो वही प्रतिबल है। तो जहां कहीं भी बल लग रहा है उसको हम प्रतिबल में भी कह सकते हैं, अगर उसका हमें एरिया ज्ञात है, पता है तो बल लग रहा है वही प्रतिबल है। कोई कहता है कि कुल बल इतना लग रहा है, और कोई कहता है कि प्रतिबल के रूप में कहता है कि एकांक सतह पर इतना बल लग रहा है, तो उसको प्रतिबल कहते हैं। तो प्रतिबल कैसे है, सीधे प्रतिबल है, जो भी डायग्राम था उसकी जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस थी उसमें बल लग रहा था, और उसी दिशा में विकृति की हमने गणना की थी। तो ये था अभी हमारा सवाल। अब हम सवाल देखते हैं कि अगर शियर फोर्स लग रहा है, शियर स्ट्रेसेस, तो उसके कारण से विकृति कैसी होगी, कितनी होगी। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इलास्टिक कांस्टेंट कल हमने देखा, वो था पाइजन रेशियो। पाइजन रेशियो के बारे में अभी हम और बात कर लेते हैं, है ना। और तीसरी चीज थी बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस मतलब कि अभी एक दिशा में प्रतिबल लग रहा था, अभी तीनों दिशाओं में प्रतिबल लग रहा हो, तो तीनों दिशाओं में प्रतिबल लग रहा है तो किसी बल के कारण लंबाई में वृद्धि हो रही है, किसी के कारण चौड़ाई में वृद्धि हो रही है, किसी के कारण तीसरी दिशा में कमी हो रही है। तो ऐसा होता क्या है, पाइजन रेशियो के लिए को समझने के लिए आपको एक एग्जांपल लेना चाहिए। जैसे कोई एक छड़ है हमारे पास, कोई मृदु धातु है, सॉफ्ट है, उस पर हमने बल लगाए, तो बल अगर हम खिंचाव बल लगा रहे हैं तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। तो जब लंबाई में वृद्धि होती है तो उसकी चौड़ाई में कमी होती है और उसकी मोटाई में भी कमी होती है। मतलब जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसके 90 डिग्री पर जो दिशाएं हैं उनमें लंबाई और चौड़ाई, उसकी मोटाई और चौड़ाई में कमी होती है। एक तो बात हो गई। अब क्या हुआ कि जो दूसरी, जिस दिशा में मोटाई में कमी हो रही है उधर भी हमने बल लगा दिया, तो वो बल क्या करेगा, उसकी चौड़ाई को लंबा करना चाह रहा है, और जो मैंने इधर एक्स दिशा में लगाया वो उसकी चौड़ाई को कम करना चाह रहा है। अब तीसरी दिशा में भी बल लग रहा है, जेड दिशा में, तो जेड दिशा में बल लग रहा है, वो क्या करेगा, वो जेड दिशा की जो डायमेंशन है उसको तो वृद्धि करेगा और चौड़ाई में फिर से कमी करेगा।
तो अब ये चौड़ाई वाली दिशा में देखना पड़ेगा कि कुल अंतर कितना है। वो एक बल के कारण लंबी हो रही, दूसरे के कारण कमी हो रही, तीसरे के कारण कमी हो रही है, खुद के कारण वृद्धि हो रही है। इन सब का मिला जुला रूप का प्रभाव कहाँ पे पड़ेगा? चौड़ाई पे पड़ेगा। इसी तरह से लंबाई में बल लग रहा है तो लंबाई में तो वृद्धि कर रहा है, लेकिन दूसरी दिशा में जो वही तनावी बल लग रहा है वो उस चौड़ाई में तो वृद्धि कर रहा है लेकिन लंबाई में कमी कर रहा है ना। तो कौन सा बल वृद्धि और कमी कर रहा है, किस दिशा में कर रहा है? खुद की दिशा में अगर कंप्रेशन लग रहा है तो वो खुद ही चौड़ाई में कमी कर रहा है, और लंबाई में जो एक्सटेंशन बल लगा हुआ है वो भी चौड़ाई को कमी कर रहा है, तो दोनों कमियां जुड़ जाएगी। तो इस तरह से पाइजन अनुपात ये बताता है कि किसी एक दिशा में बल लग रहा है, प्रतिबल लग रहा है, तो उसकी दिशा में जो विकृति हो रही है वो, और उसी बल के कारण उसके 90 डिग्री पर जो तल है उसमें विकृति हो रही है, उसमें क्या संबंध है। तो एक कॉमन संबंध ये है, दो बातें, कि पहला तो ये कि उसकी प्रकृति विपरीत होगी, इधर लंबाई में वृद्धि हो रही है तो दूसरी तरफ लंबाई में कमी होगी, तो इसलिए उसको माइनस लिखते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो इधर जितनी विकृति आ रही है, इधर विकृति का जो मान है उतनी विकृति का मान 90 डिग्री वाली दिशा में, लेटरल दिशा में नहीं होता है। हाँ पूछिए, बोलिए। उस दिशा में उतना नहीं होता है, तो कितना होता है? वो पाइजन अनुपात के बराबर होता है। है ना। तो हम पाइजन अनुपात का सूत्र में थोड़ा लिख के बता देता हूँ, फिर हम इसको खत्म कर देते हैं। तो देखिए आप, इधर तो ये बल लग रहा है P, तो इसके कारण हमने देखा कि इसकी लंबाई में वृद्धि हो गई डेल्टा 1। तो इधर जो विकृति आई वो ई है। विकृति क्या है? डेल्टा L अपॉन L, ये इसकी प्रारंभिक लंबाई है। ये लंबाई कितनी है? L है। अब इसके कारण क्या हुआ कि इसकी जो लंबाई है, चौड़ाई है, उसमें कमी हो गई। लंबाई में तो वृद्धि हुई लेकिन चौड़ाई में कमी हो गई। तो इसको एक बार हम दूसरे डायग्राम से बना देते हैं आपके लिए। अब क्या हुआ कि इसका जो शेप हुआ वो ऐसा हो गया। तो शेप ऐसा होने से क्या हुआ, एक छोटा सा जो ये लंबाई में परिवर्तन आया, ये हो गया कमी, ये है डेल्टा 2, और इसको हम कह रहे हैं E2, या डायमीटर की तरफ है ED, वो हो गया डेल्टा D अपॉन कैपिटल D, या जिसको इसको आप इस तरह से D2 कह सकते हो। तो ये पॉइजन रेशियो जो है इसको 1/m से कहते हैं, दिखाते हैं, या इसको म्यू भी दिखाते हैं। तो एक तो माइनस टाइप का है, E2 जो है वो माइनस है। E2 क्या हो गया? ये नेगेटिव है क्योंकि इसमें कमी हो रही है, और ये E1 जो है इसमें वृद्धि हो रही है, तो ये पॉजिटिव टाइप की वृद्धि ले ली हमने। तो E2 अपॉन E1 इन विकृतियों का अनुपात है। अब अगर मुझे इस डायरेक्शन में, इस दूसरे दो नंबर डायरेक्शन में मुझे अगर कोई विकृति, जैसे मुझे इस डायरेक्शन में विकृति ज्ञात करनी है,
तो क्या हो जाएगा, E2 ज्ञात करना है, तो वो वास्तव में क्या हो गया, -1/m टाइम ऑफ E1। इस सूत्र को हम कल समझ के और भी काम में लेने वाले हैं, ठीक है। ये जो सूत्र है ये यहीं से आया, देखो 1/m बराबर माइनस का E2/A1। इस E2 को निकाल लिया हमने, -1/m टाइम ऑफ E1। ये बहुत ही एक आवश्यक और एक ज्यादा पॉपुलर, बहुत ज्यादा काम आने वाला ये फॉर्मूला है, ये बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। तो पाइजन अनुपात भी देख लिया, और अब इन इलास्टिक कांस्टेंट को कल समझेंगे और इस पर आधारित हम फिर से कुछ और सवाल करेंगे। अभी आपको किसी को कुछ बोलना है, पूछना है तो पूछिए। अटेंडेंस भी ले लेता हूँ, लाओ कौन कौन है। आप वीडियो खोल सकते हैं 2 मिनट। चंद्रकांत, मैं जो स्लाइड भेजूंगा उनका अध्ययन करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा उस वक्त। अर्जुन, वीडियो ऑन कीजिए। अर्जुन वीडियो ऑन करो। चलिए हम ले लेते हैं। हाँ अर्जुन आ गया, 1 मिनट वापस फोटो लेते हैं। हाँ सर। अर्जुन बैठिए। हाँ स्थिर। फोटो हो गया, ओके थैंक यू। चलिए तब तक कुछ बोलिए, मैं इसका नाम वाम डाल देता हूँ। आज 30/7। हाँ चंद्रकांत, कहाँ भीड़ में हो, बहुत सारे लोगों के बीच में। चंद्रकांत कहाँ हो। चलिए, तो ये सिविल मैकेनिकल 201 सॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का हम फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। स्ट्रेस, स्ट्रेन, इंट्रोडक्शन और इलास्टिक कांस्टेंट्स, तो उस पर आधारित सवाल, और कल उसके कुछ डेरिवेशन है रिलेशनशिप के, वो भी करेंगे। आप वीडियो देखते रहें, हम चैनल पे अपलोड कर रहे हैं videos.gpc बांसवाड़ा, है ना, ये चैनल है यूट्यूब पर, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम डाल देंगे। आप अध्ययन करते रहें। आपका कोई प्रश्न है, अच्छा दूसरों को, लड़कों को भी बोले क्लास में आए, आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट में लिखिए, इसको देखिए। थैंक यू।